बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। साबिक सदर के सितारे गर्दिश में हैं। यकायक लोड शेडिंग में 100% इजाफा, पंजाब के कारखानों को भी मुश्किल। बिजली की बंदिश निगरान हुकूमत की नातजुर्बाकारी या कोई साजिश। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने शाहजेब कत्ल को टेस्ट केस करार दिया, मगर ये केस बता रहा है निजाम पैसे वालों के गिर्द घूमता है हुजूर। म्यांमार में मुसलमानों के कत्लेआम पर साबिक अमरीकी सदर तो बोल पड़े, लेकिन आलमे इस्लाम गहरी नींद सो रहा है। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ कठिन सूरत हाल से दो चार हो चुके हैं। ये लम्हात उन पर कड़े गुजर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दरखास्त पर ताहुक्म सानी उन पर मुल्क छोड़ने की पाबंदी लगा दी है। वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फौरन अमल करते हुए उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल भी कर दिया है। अब परवेज मुशर्रफ का बैरून मुल्क जाना मुमकिन नहीं रहा। अदालत ने विफाक और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने फैसला करना है कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी के जुर्म में गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए अदालत विफाकी हुकूमत को हुक्म दे सकती है या नहीं। ये तमाम तर कार्रवाई लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के सदर तौफीक आसिफ की दायर की हुई दरखास्त पर हो रही है। परवेज मुशर्रफ पर इल्जामात संगीन हैं। बेनजीर भुट्टो के कत्ल के डांडे कहीं ना कहीं उनसे जाकर मिलते हैं। नवाब अकबर बुट्टी की जान भी इन्हीं के जारी करदा परवाने की वजह से जाने का इल्जाम है। लाल मस्जिद ऑपरेशन में राख हो जाने वाली इस कौम की लातादाद बेटियों का खून भी परवेज मुशर्रफ साहब की गर्दन पर है। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब के पास बहाने बहुत, जवाज बड़े कि बेनजीर भुट्टो अपनी गलती की वजह से जान से गई। लाल मस्जिद और अकबर बुट्टी ऑपरेशन सिविल हुकूमतों का किया धरा है, लेकिन जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के पास दस्तूर शिकनी का जवाब पहले था और नाब है। उन्होंने 12 अक्टूबर 1999 के अपने इनकलाब के फसाने को हकीकत के जितने गिलाफ चढ़ाए वो सारे के सारे उनके अपने ही रफीकों ने नोच डाले। 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी प्लस नाफिज करने का क्या जवाब था, यह मुश्किल सवाल है जो जान को आएगा। परवेज मुशर्रफ की मंतक निराली है, वो मंतक जो हमेशा अंधी ताकत की हुआ करती है। सुनिए, 12 अक्टूबर का इनकलाब इसलिए बर्पा हुआ क्योंकि वजीर आजम ने मुझे फारिग करने का फैसला कर लिया था, इसलिए मैंने उन्हें हथकड़ियां लगा दी। 3 नवंबर 2007 को जजों को इसलिए पकड़कर बंद कर दिया गया क्योंकि एक जर्नैल को वर्दी समेत सदारती इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिलने का अंदेशा पैदा हो गया था। 12 अक्टूबर 1999 को इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने इंतहाई खुशगवार मूड में लतीफ़ा सुनाते हुए कहा था कि मुझे दरिया में धक्का किसने दिया ये मैं जानता हूं। आज भी उन्हें अपना ये बयान किया हुआ लतीफ़ा याद आ रहा होगा और अब वो संजीदगी के आलम में सोच रहे होंगे कि मुझे पाकिस्तान वापस आने का धक्का किसने दिया। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चल सकता है। निगरान हुकूमत इसकी अहल है या फिर इसके लिए नई हुकूमत के आने का इंतजार किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब। तारिक महमूद साहब, क्या वाकई तारीख बदल सकती है? पहली दफा इस मुल्क में किसी आमर का ट्रायल हो सकता है, गद्दारी का मुकदमा चल सकता है परवेज मुशर्रफ के खिलाफ? देखिए, बुनियादी तौर पर जब 3 नवंबर 2007 का जो एक्शन जो है वो अगर पार्लियामेंट ने वैलिडेट नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको यूजरपर भी डिक्लेयर कर दिया था सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट में, तो ये तो उस वक्त भी मुमकिन था कि कोई भी फर्द जो है इवन हाई कोर्ट में जा सकता था। और जब परवेज मुशर्रफ साहब मौजूद भी थे और कही जा सकती थी ये बात कि जनाब ये सूरत हाल है, तो अब जो है इस जजमेंट की रोशनी में फेडरल गवर्नमेंट जो है एक अथराइज ऑफिसर मुकर्रर करे ताकि ये मामला आगे चले, लेकिन ये उस वक्त नहीं हो सका। लेकिन अब जो है ये इन्होंने दरख्वास्त दी है, कल वो जो है उनको नोटिस है वो पेश होंगे और जो भी उनके इस्तदलाल होंगे इस पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी के हवाले से या मेरिट्स के हवाले से, वो जाहिर है उनकी बात सुनेगी। और सबसे अहम बात इसमें वो होगी कि देखना ये होगा कि केयर टेकर जो सेटअप है वो क्या पोजीशन लेते हैं, क्योंकि देखें ये जो केयर टेकर है, अब एक बात की पॉसिबिलिटी को शायद रूल आउट ना किया जा सके कि हो सकता है वो ये कहें कि जनाब गुजारिश ये है कि चूंकि हम जो है एक मखसूस मुद्दत के लिए आए हैं और हमने ये काम
सिर्फ बुनियादी काम हमारा ये है या टू डे बिजनेस करें और या ये कि इलेक्शन के फेयर, ट्रांसपेरेंट और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इस मामला को देखें, तो हो सकता है वो ये कहें कि ये काम जो है चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आने वाली हुकूमत की हद तक जो है इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन इसका हतमी फैसला चूंकि अब मामला जो है अदालत में है तो जाहिर है ये फैसला उन्हीं को करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने ऐन वक्त पे खुद को बेंच से अलहदा कर लिया, क्यों? नहीं, ये तो एक मुनासिब बात थी ना, क्योंकि देखिए गुजारिश ये है कि उसमें जो पिटीशन दाखिल की है उसमें एक इल्जाम ये भी है कि इन जज साहिबान को जो है ना घर में नजरबंद किया गया है। सही। तो ये जो अब बेंच बनाया है, चूंकि इसमें जवाद ख्वाजा साहब उस वक्त जज ही नहीं थे और शायद खिलजी साहब के साथ भी ये वाकया नहीं हुआ, तो हो सकता है कि अगर वो खुद सुनते तो यकीनन ये इतराज तो पॉसिबली किया जा सकता था कि चूंकि इफेक्टेड पार्टी हैं, इंजर्ड हैं और उनसे इत्तफाक की, इंसाफ की उम्मीद नहीं। तो मेरा ख्याल ये अच्छा किया कि उन्होंने इससे पहले कि इतराज होता कि उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया। ये फरमाइएगा कि एक अहम सवाल ये भी किया जा रहा है, खासतौर पे जो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के वुकला हैं और साथी हैं, वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट फैसला कर सकती है गद्दारी का मुकदमा चलाने का, सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं। नहीं, देखें ना, फैसला जो करना है वो करना है हुकूमत पाकिस्तान ने, फेडरल गवर्नमेंट, जो जिस आर्टिकल 6 के तहत जो कानून है जो कि 1973 में बन गया था, लेकिन बदकिस्मती से आज तक उसके तहत रूल्स नहीं बन सके क्योंकि ये बात क्लियर नहीं कि अथॉराइज ऑफिसर कौन होगा। ये फैसला फेडरल एग्जीक्यूटिव ने करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। जहां तक पार्लियामेंट का बात है, पार्लियामेंट एक काम कर सकती थी, जैसे कि 12 अक्टूबर 99 के मामले में उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको वैलिडेट कर दिया था, लेकिन इस दफा पार्लियामेंट ने जो है उसको वैलिडेट नहीं किया। यह अलग बात है कि जिसको मुशर्रफ साहब अभी मौजूद थे तो उस पावर में थे, उस वक्त रेजोल्यूशन जरूर पास हुए, लेकिन रेजोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्लियामेंट का ये, पार्लियामेंट वैलिडेट तो कर सकती है या कर सकती थी, लेकिन पार्लियामेंट का ये काम नहीं, ये एग्जीक्यूटिव काम है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला करना है। और सुप्रीम कोर्ट उसको पाबंद कर सकती है कि आप मुकदमे का आगाज करें, वफाकी हुकूमत को पाबंद कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखिए ये कह तो सकती है कि इन हालात में ये जो है वो यही तो एक इशू है इस केस में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। पहले तो देखना ये होगा कि ये केयर टेकर सेटअप है, ये कल क्या पोजीशन लेते हैं और फिर उसकी रोशनी में उन्होंने फैसला करना है कि क्या वो उसको को बाइंडिंग ऑर्डर दे सकते हैं या वो ये कहें कि ये हमारे इस्तेदलाल को। मेरा ख्याल एक बात जो अहम देखने वाली होगी कि क्या मौजूदा सेटअप जो है वो इस बात पर राजी होगा, तैयार होगा कि वो इसकी कार्रवाई शुरू करने की हामी भरे, या ये कि वो ये उजर लेगा कि ये वक्ती तौर पर इस मामले को आप छोड़ दें। अलबत्ता इस बात की बेशक पाबंदी रहे कि मुशर्रफ साहब जा ना सके, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो बेशक इलेक्शन लड़े ताकि उनको भी पता चले कि सियासत क्या होती है। सही, वो इलेक्शन पर मैं आता हूं, उससे पहले एक और बुनियादी सवाल, ये कहा जा रहा है कि पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा इस मुकदमे से। जितने लोग साथ रहे परवेज मुशर्रफ के, जिन्होंने उनका साथ दिया, उनके खिलाफ भी केसेस ओपन होने चाहिए, बात दुरुस्त है? नहीं, वो देखें ना, ये पॉसिबली उनका डिफेंस होगा। मुशर्रफ साहब को अगर ट्रायल शुरू होगा तो डिफेंस में ये बात करेंगे, क्योंकि वो फिर उस लेटर का भी हवाला देंगे जो कि शौकत अजीज साहब ने उनको लिखा था। फिर हो सकता है कोर कमांडर की कोई मीटिंग हुई होगी, उसका हवाला देंगे। वो डिफेंस में वो बात कहेंगे और वो डिफेंस शायद इस किस्म का सिर्फ इसलिए देंगे कि वो जो है अपने आप को बचा सके। वो डिफेंस की बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको याद होगा कि भुट्टी साहब के खिलाफ जो भुट्टी साहब के मामले, इनके खिलाफ जो केस रजिस्टर्ड हुआ, उसमें शेरपाव साहब का भी नाम था, जाम लसमेला साहब का भी नाम था, नौशरवानी साहब, उस वक्त गवर्नर, बहुत से लोगों के नाम थे। तो वो बात ये, वो बात तो बात की बात है। वो डिफेंस में तो शायद वो ये बात यकीनन लेंगे, लेकिन फॉर द टाइम भी, लेकिन ये फैसला भी फेडरल गवर्नमेंट ने अगर ये फैसला कर लिया कि वो जो है कंप्लेंट दाखिल करेगी, तो बहरहाल इस्तगासा तो उन्होंने बनाना है। तो ये देखा जाएगा कि वो इस्तगासा में इनके अलावा क्या किसी और को शामिल करते हैं या नहीं करते। अच्छा, ये बताएं, अब ये इम्तिहान किसका है, अदालत का, सियासतदानों का? क्योंकि डील की बात भी की जा रही है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग इम्तिहान से गुजर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के इम्तिहान नहीं खत्म हो रहे। क्योंकि मैं जो ख्वाब देख रहा हूं जागते हुए, वो ये देखता हूं कि खुदा करे वो दिन है जो पाकिस्तान के लोगों के इम्तिहान खत्म हो जाए। ये इनके इम्तिहान तो चलते हैं, इनका इम्तिहान तो शायद उस वक्त शुरू होगा जिस वक्त अगर ये चतराल की सीट जीत भी गए और वहां से डिस्क्वालीफाइड नहीं होते, तो जब 342 के ईवान में मुशर्रफ साहब दाखिल होंगे और अकेले होंगे तो फिर इनको पता चलेगा। क्योंकि अगर फारूक लगारी जो एक सियासतदान होते, वक्त कम रह गया। ये क्या वजह है? कोई कानून मुख्तलिफ है पूरे मुल्क में? कसूर में, कराची में रिजेक्ट हो जाते हैं उनके कागजात, चित्राल से एक्सेप्ट हो जाते हैं?
नहीं, देखिए इसमें हमें परेशान होने की बात नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है, चित्राल में एक्सेप्ट होगी कि वहां के लोगों ने यह कहा है कि हम इसको जो है चैलेंज करेंगे। तो वहां पर जब चैलेंज होगा तो पहले तो देखना पड़ेगा ना कि मिसाल वहां पर एतराज क्या हुए थे और उन्होंने किस बुनियाद पर रिजेक्ट किए, और फिर यह भी देखना पड़ेगा कि बाकी 3 जगहों पर एतराज क्या हुए थे और किस बुनियाद पर रिजेक्ट होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि मुशर्रफ साहब को अगर इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि उनको पता तो चले कि सियासत में आगे क्या हशर होता है लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब हमारे साथ थे, और जिस तरह वो कह रहे थे कि अब वफाकी हुकूमत का यह फर्ज बनेगा, देखते हैं कि वफाकी हुकूमत क्या जवाब देती है। कल अदालत में क्या वो मुकदमा चला सकती है, इसको लेकर आगे चल सकती है या नहीं। बहरहाल मुकदमा अब अदालत में चलेगा, देखते हैं अदालत पर क्या फैसला देती है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। यकायक लोड शेडिंग में 100% इजाफा, पंजाब के कारखानों को भी मुश्किल। बिजली की बंदिश निगरान हुकूमत की ना तजुर्बाकारी या कोई साजिश। पंजाब में 22 घंटे की लोड शेडिंग ने लोगों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। एक कर्ब है, दर्द है, जिसने आवाम के सबर का पैमाना लबरेज कर दिया है, जिसका इजहार लोगों ने सड़कों पर निकलकर तोड़ फोड़ करके किया। रहीम यार खान में डंडा बरदार मुजाहिरीन ने लोड शेडिंग का गुस्सा मैपको के दफ्तर पर निकाला। गुजरांवाला में भी लोड शेडिंग के खिलाफ सैकड़ों शहरियों ने गैपको ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी मुजाहरे हुए। अजियतनाक लोड शेडिंग ने ताजरों और मजदूरों के पसीने निकाल दिए हैं। कारोबार ठप, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। बेरोजगारी से मजदूरों के घरों में फाकों की नौबत है। बिजली बंद होने से पानी का भी बहरान पैदा हो गया और शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। दूसरी तरफ बाबडा का दावा है कि बिजली का शॉर्टफॉल 3500 मेगावाट है। अगर यह बात दुरुस्त भी मान ली जाए तो फिर सवाल यह है कि अचानक लोड शेडिंग क्यों गजबनाक हो गई है। हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं। खबर यह है कि इस वक्त मुल्क में 13,000 मेगावाट तलब के मुकाबले में बिजली की पैदावार 7,000 मेगावाट से भी कम है, यानी मुल्क को 6,000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली की कमी का सामना है। एक और काबिल गौर बात यह है कि आवाम को तलब के मुकाबले में सिर्फ 20% बिजली मिल रही है, क्योंकि दस्तयाब 7,000 में से 700 मेगावाट बिजली तो सीधी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को मिल रही है। बचने वाली बिजली में 25% लाइन लॉसेज और चोरी की शक्ल में जाया हो जाती है। बाकी बचती है 4500 मेगावाट, जिसे अस्पताल, वीवीआईपी शख्सियात यानी वज़ीर आज़म हाउस, ऐवान सदर, गवर्नर हाउसेज और वो दिफाई इदारे जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं इस्तेमाल करते हैं। यूं अवाम या आम सारिफ के लिए सिर्फ 3000 मेगावाट बिजली बचती है। यही वजह है कि लाहौर जैसे बड़े शहर में भी 18 घंटे बिजली बंद की जा रही है। तबाहकुन लोड शेडिंग के खिलाफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले भी चीख उठे हैं। आज एप्टमा ने धमकी दी कि मसला हल ना हुआ तो वो भरपूर एहतजाज करेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन एहसन बशीर ने निगरान हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सवाल यह है कि क्या वाकई लोड शेडिंग निगरान हुकूमत के काबू में नहीं आ रही। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है जो 5 साल में लोड शेडिंग से अवाम की जान नहीं छुड़ा सकी, मगर निगरान हुकूमत के दौर में होने वाली लोड शेडिंग उसे अपने खिलाफ साजिश महसूस होती है। आज अहमद मुख्तार यही सवाल उठा रहे थे, लेकिन अवाम को तो अपने सवाल का जवाब चाहिए कि उनसे यह अजाब कब टलेगा। यही जानेंगे। हमारे साथ हैं अरशद अब्बासी साहब, माहिर पानी बिजली हैं, और फोन लाइन पर हमारे साथ होंगे फजल कुरैशी साहब, साबिक वाइस चेयरमैन नेपरा हैं। पहले अरशद अब्बासी साहब आपके पास आते हैं, ये हमारे साथ हो क्या रहा है? इतनी ज्यादा लोड शेडिंग ब्रेकडाउन पर ब्रेकडाउन लगता है हो रहा है। तो सवाल पहले आपने जैसे एक इंट्रोडक्शन में कलमात कहे हैं कि ये क्या है, तो बात ये कम्बिनेशन है नाअहली का और बेईमानी का। सच्ची बात ये है 5 साल में जो कुछ होता रहा है वो आज उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। कितने सेक्टर्स चेंज हुए हैं, कितने मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं जी। आज जैसे आपने स्कोर कार्ड दिखाया, ये स्कोर वाकई ही सही है कि हमारे पास फर्नेस ऑयल से चलने वाले पावर प्लांट तकरीबन बंद पड़े हुए हैं। मैं थोड़ी सी एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में इंस्टॉल कैपेसिटी का इशू नहीं है, यानी हमारे पास पावर प्लांट हैं, उनकी कैपेसिटी आज भी 24,500 मेगावाट है। लेकिन जैसे आपने बताया कि आज हमारी जो जनरेशन है वो वाकई 8,000 के करीब है। अब हम बाकी देखते हैं क्या वजह क्या है जी। देखिए हाइड्रो पावर में तकरीबन जो 6,000 या इतनी आती है वो पानी फ्लो कम है, तकरीबन 3,000 आ रही है, 2,500 से 3,000 आ रही है। बाकी गैस से आ रही है। गैस में एक बात ये देखें कि
हमारे वज़ीर आज़म साहब जो अभी चले गए हैं, ये अभी गुजरखान में इनकी बहुत बड़ी इंतखाबी मुहिम भी चल रही है। सही। तो हमारी 28% जो गैस जो कि पावर जनरेशन में इस्तेमाल होनी चाहिए जी। वो हमने एक इलेक्शन टूल इस्तेमाल किया है। अभी वो उन गांव में जा रही है जहां पे इन्होंने वादे किए हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने इलेक्शन जीते, एक बात जी। दूसरी बात ये है कि गुज़िश्ता 3 सालों से बार बार हम भी कह रहे हैं, हमने यकीन करेंगे जी प्रेजेंटेशन दी है, लिखा है कि देखिए आपके जो पावर प्लांट हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 70% बिजली जो बनती है वो थर्मल पावर प्लांट से बनती है। सही, यानी उनको गैस नहीं उतनी दी जा रही, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। हमारे साथ फजल कुरैशी साहब भी हैं। फजल कुरैशी साहब, ये तो वजूहात हो गई, इससे निकलने का कोई फौरी हल है या बस ये लोड शेडिंग अब इसका अजाब इसी तरह रहेगा और बढ़ता रहेगा क्योंकि पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है हमारे पास? वजूहात में मैं सिर्फ ये एक और ऐड करूंगा, ये सारा किया जरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, क्योंकि ये सर्कुलर डेट का इशू है। सर्कुलर डेट की ये हालत है कि अब कोई 400 अरब रुपए का सर्कुलर डेट ये पावर रिलेटेड कंपनीज के दरमियान घूम रहा है जी। इसके अलावा इसके साथ ये हुआ है कि अब कोई आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। ये कोई ट्रेजिडी है कंट्री की, जिसमें आपके 2 हफ्ते से आप बगैर फाइनेंस मिनिस्टर के काम चला रहे हैं। फैसले कौन करेगा? फैसले ये करने हैं कि ये जो आयल नहीं मिल रहा, आयल पे जो बिजली पैदा होनी वो नहीं हो रही, क्योंकि पीएसओ को किसी ने पैसे नहीं दिए, पीओसी ने पावर हाउस से पैसे नहीं लिए, रिकवरीज नहीं हो रही है। एक नाअहली की इंतहा है, नाअहली की इंतहा है। 5 साल ये तो हमें नजर आ रहा है कि पैसे नहीं दिए जा रहे, पेट्रोल नहीं खरीदा जा रहा और उसकी वजह से बिजली पैदा नहीं हो रही। लेकिन 5 साल में कोई मंसूबा भी नहीं लगाया गया जिससे कोयले से बिजली पैदा हो सके, पानी से बिजली पैदा हो सके। अरशद अब्बासी साहब, वक्त मेरे पास कम रह गया, मुझे बताएं इलाज क्या है इस सारे मसले का? फौरी कोई हल है? उस्मा हमारे मिनिस्टर माशाल्लाह आए हैं, ये बेसिकली केमिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं एंड इज वेरी गुड पावर प्रेजेंटर। तो मैं इनसे सवाल आपके प्रोग्राम के लिए पूछता हूँ कि कोई दवाई दे दें। देखिए यहाँ पे कोई प्रोफेशनल रिटायर्ड बापटा का इंजीनियर या चीफ या कुछ चेयरमैन लगना चाहिए था जी। ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये जो निगरान गवर्नमेंट है ये भी एक जोक है। अब देखिए पेट्रोलियम में कौन आया? पेट्रोलियम में वो मिनिस्टर आया जिसके खिलाफ इतने केसेस हैं। तो ये अगर आप कहें कि जी आज कोई साजिश, जो लोग देख रहे हैं अरशद अब्बासी साहब, उनके लिए कोई अच्छी खबर है? जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, पंजाब का मजदूर, पंजाब के अवाम जो 18-18 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, पानी का मसला भी पैदा हो रहा है, उनके लिए कोई अच्छी खबर कि आने वाले दिनों में कोई बेहतरी आएगी या वो तैयार रहें कि लोड शेडिंग इसी तरह 18 घंटे 12 घंटे मामूल रहेगा? देखिए, एक तो जो उच्च पावर प्लांट की जो टर्मिनेट होगी थी गैस, वो तो कनेक्शन हो रहा है, वो तकरीबन 1000 मेगावाट आ जाएगी। दूसरा कुछ बारिशें हो रही हैं। आप समझें कि खुदा ने कोई अल्लाह ने हेल्प करनी है, इन लोगों से कोई तवक्को न रखिएगा। ये टीम वही की वही टीम है, इसमें कोई कैपेसिटी नहीं, यानी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही कि लोड शेडिंग में कोई वाज़ेह तौर पर कमी होगी। लोड शेडिंग रहेगी, थोड़ी बहुत कम जरूर हो सकती है। बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी हमारे साथ है और फजल कुरैशी साहब। इन दोनों माहिरीन का कहना है कि नाअहली नजर आ रही है और पैसे की कमी है, कोई प्लानिंग 5 साल में नहीं की गई, लिहाजा लोगों को अब ये लोड शेडिंग का अजाब इसी तरह से भुगतना होगा। देखते हैं अगली हुकूमत आकर क्या करती है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने शाहजेब कत्ल को टेस्ट केस करार दिया, मगर ये केस बता रहा है निजाम पैसे वालों के गिर्द घूमता है हुजूर। शाहजेब कत्ल केस का एक और गवाह मुनहरिफ हो गया। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में इस्तिगासा के गवाह कामरान सदीकी को गवाही के लिए पेश किया गया, लेकिन प्रोसिक्यूटर मुंतजिर मेहदी ने अदालत को बताया कि गवाह बयान नहीं देना चाहता, इसे मुनहरिफ करार दिया जाए, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। लगता है यही है कि और ये वही केस है जिसका 1 जनवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था और इसे कराची के हालात में टेस्ट केस करार दिया था, मगर 3 महीने गुजरने को आए, लगता है पूरा निजाम इस टेस्ट में फेल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म थी, तो इसी वजह से 17 जनवरी को मरकजी मुल्जिम शाहरुख जतोई की दुबई से गिरफ्तारी और कराची वापसी अमल में आई। केस की कार्रवाई शुरू हुई, मगर पैसा करिश्मे दिखाता रहा और असर रसूख मोर्चे पर मोर्चे। 27 जनवरी को पुलिस सर्जन ने मेडिकल रिपोर्ट में शाहरुख जतोई को नाबालिग करार दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नजर थी, सो इस झूठ का भांडा भी जल्द फूट गया। मगर अकेली सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे? 22 फरवरी को इसने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को केस की रोजाना समाअत
समाअत करने और 7 दिन में फैसला सुनाने का हुक्म दिया, मगर अदालत को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने में ही 2 हफ्ते लग गए। जरा गौर कीजिए, इस केस में मार्च के 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2 प्रोसिक्यूटर बदल दिए गए, जबकि तीसरा भी ट्रांसफर के लिए दरखास्त दे चुका है। लगता है कोई केस का हिस्सा बनने को तैयार ही नहीं। गवाह मुनहरिफ हो रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकारी वकील की दरखास्त भी हैरान कुन है कि केस के मुद्दई यानी शाहजेब के वालिद अदालत से बाहर मामला तय कर रहे हैं, जिससे केस खराब हो रहा है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिसे टेस्ट केस करार दे चुकी, अगर इसका यह हाल है तो फिर ये किसकी नाकामी है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे लियाकत राना और बाबर सलीम। लियाकत राना, सबसे पहले तो बताएं अंदर की कहानी है क्या? आप रिपोर्टिंग करते रहते हैं, हम लोगों को बताते रहते हैं क्या हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज से लोगों की, गवाहान की, प्रोसिक्यूटर्स की क्या नजर आ रहा है? अफवाहें भी बहुत सी हैं। देखिए उसामा, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि ये टेस्ट केस था, इसमें कोई देखें जहां कोई फेल होता है तो ये तो जब फैसले का इसका रिजल्ट आएगा, जब जजमेंट आएगी तो पता चलेगा आखिर इस्तगासा नाकाम हुआ है, इस्तगासा पास हुआ है, या जो मुल्ज़मान है, जो मुसलसल कोशिश जिनकी तरफ से की जा रही है कि केस ना चले, वो कामयाब होते हैं। ये तो जब जिस दिन जजमेंट आएगा उस दिन पता चलेगा। दूसरी बात ये कि जो अंदर की कहानी है, जो अंदर सूरत हाल कोर्ट के है, जहां तक गवाहों की बॉडी लैंग्वेज का ताल्लुक है, तो गवाहों एक तो आते ही नहीं है। अगर 1 हफ्ते में 1 गवाह आता है तो उसकी कोशिश मुल्ज़मान के वकला की तरफ से ये की जा रही है, मुसलसल ये की जा रही है कि जितना डिले टैक्टिक्स यूज हो सके वो किया जा सके। जज बार बार उनको तंबीह करते हैं, देर तक समाअत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मुल्ज़मान के या तो मुल्ज़मान के वकला तब्दील हो जाते हैं, कभी कोई मुल्ज़म बीमार हो जाता है, इस तरह की सूरत हाल मुसलसल हो रही है। और वकला की कोशिश ये होती है कि जितना केस ज्यादा लंबा खींच सकें, इसीलिए बार बार वकला को तब्दील किया जा रहा है। जहां तक मुद्दई मुकदमा का ताल्लुक है तो उनका कुछ समझ नहीं आ रही, वो आते हैं, राउंड लगाते हैं, कोर्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं, फिर चले जाते हैं। जो गवाह मुनर्रफ होता है वो उनको अपने हंसते मुस्कुराते हुए उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इस वजह से शकूक व शुबात भी पैदा हो रहे हैं और दूसरी जो अफवाहें उड़ रही वो भी इसी वजह से है। बाबर सलीम, ये ब्रेक आपने की थी, ये स्टोरी भी, ये बताएं, ये तो अदालत के अंदर का माहौल है, बाहर जो हम देख रहे हैं वहां क्या हो रहा है? किस तरह से एविडेंस कलेक्ट की जा रही है? पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है? क्योंकि केस तो उन्होंने ही बनाना है स्ट्रॉन्ग। उसामा, मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से आपने खत्म किया था कि ये किसकी नाकामी है, किसकी कामयाबी है। कराची पुलिस में मौजूद काली भेड़ें, कराची पुलिस के करप्ट निज़ाम और बाअसर सियासी शख्सियात की कामयाबी और इंसाफ को जो है वो नाकाम करने की कोशिश जो है वो भरपूर तरीके से जारी है। इस तमाम सूरत हाल में सिर्फ कराची पुलिस को चूंकि टारगेट बनाया गया है, तो मैं ये बताऊं कि ये पहली दफा नहीं हो रहा। कराची पुलिस में माशाल्लाह इतनी महारत उनके पास मौजूद है कराची में कि वो किसी भी केस को या तो आसमान पर ले जाते हैं और चाहे तो किसी भी केस को इस तरह दफन कर देते हैं जैसे कोई वाकया असर न हुआ ही नहीं कभी। इस तमाम सूरत हाल में एडिशनल आईजी कराची, डीआईजी साउथ, एसपी क्लिफ्टन, इनके साथ आईजी सिंध, ये तमाम अफराद जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे तो उस वक्त इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट थी, लेकिन जब हम इनको अब कोर्ट में पेश होता देखते हैं या इस केस के फॉलो अप को चेक करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सरासर खामोशी है और किसी किस्म की अहमियत अब नहीं दी जा रही। सही। ये बताएं, इसको जब टेस्ट केस कहा गया, अब तो आज की खबर यह है कि तालिबान भी पर्चियां दे रहे हैं भत्ते की, तो इससे तो दूसरों के हौसले भी बुलंद होंगे कि जिसको टेस्ट केस कहा जाए उसमें ये हो रहा है, तो बाकी तो कौन पूछने वाला है? जिसकी लाठी उसकी बैंस है उसामा। कराची पुलिस के मामले में ये चीज बड़ी वाज़े तौर पे क्लियर है। आम आदमी डबल सवारी पे बंद हो सकता है, फैंसी नंबर प्लेट पर आम शहरी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आला पुलिस अफसरान चाहे तो डबल सवारी पे घूमे, चाहे तो काले शीशों वाली गाड़ियों में घूमे, और यही तमाम सूरत हाल कलदम तंजीमों और इस किस्म के केसेस के मामला में सामने आती है। लियाकत राना, ये बताएं कि अभी तक जो हुआ उस पर हम बात कर रहे हैं, कई हफ्ते गुजर गए, कहा यह कि हफ्ते के अंदर इस केस का फैसला होना चाहिए। इससे आगे की क्या स्टेजेस हैं? अभी तो वो बहुत सी हैं, अभी यहां पर फैसला नहीं हो पा रहा, आगे अभी अपीलें भी होंगी, क्या होगा? यकीनी तौर पे जब जजमेंट आएगी, पहली बात तो 53 इस केस में गवाह हैं, अभी तक 19 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं। अब इस केस का जजमेंट आएगा, कब आएगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अदालत को 2 से 3 दफ़ा इस पर टाइम मिल चुका है। 7 दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा ट्रायल को हो गया। 19 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, अब मजीद कितने इस्तगासा अपने गवाहों के बयान रिकॉर्ड करवाता है, उसके बाद जजमेंट आएगी, तो अपील का तो कोई टाइम ही नहीं है। जैसे देखे सरफराज शाह कत्ल केस गुज़िश्ता 1 साल से हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, 1 दफ़ा समाअत हुई, इसी तरह ये केस भी कल जजमेंट होती है तो पूरा सालों पड़ा रहेगा। कोशिश ये कि जिस तरह ट्रायल कोर्ट में मुल्ज़मान के वकला की तरफ से कोशिश
की जा रही कि जितना तूल दिया जा सके मुकदमे को उतना ही तूल दिया जाए, और इसी तरह हाई कोर्ट में भी उनकी कोशिश होगी कि अपील की समाअत ना हो सके। मैं ये बात एक दिलचस्प है कि हर तरफ से ये कहा जाता है कि जब तक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हैं, कोशिश की जाएगी कि अपील की समाअत ना हो, क्योंकि अभी भी वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर चीफ जस्टिस पे दोबारा नोटिस ले तो शायद इस केस का कोई फैसला हो जाए। अदरवाइज ये लगता है कि हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि केस को डिले किया जाए। आज जो दिलचस्प सूरत-ए-हाल हुई, जिसका तीसरा गवाह कामिल सिद्दीकी उसका असल नाम, जिसने 161 रिकॉर्ड कराया, लेकिन जब आज अदालत में भी वो गवाह पेश होता है, जो इंस्पेक्टर मुबीन है तफ्तीशी अफसर, वो उसके लेके आते हैं तो उसका नाम कामिल उर्फ कामरान सिद्दीकी बताया जाता है। वो आगे कहता है मैंने बयान नहीं देना, ना मैंने कोई पहले बयान दिया, जिसके प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की अदालत से कि इसको मुनहरफ करा दिया, जिसकी वजह से समाअत मुलतवी कर दी गई। तो ये सूरत हाल है, तो लगता नहीं है कि ये सालों चलेगा मामला, कई साल चल सकता है। बताएं, एक दरखास्त ये भी गई थी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इसको ट्रांसफर कर दिया जाए, वो तो मंजूर नहीं हुई। यानी आला अदलिया की जानिब से हमें नजर आता है इस केस का फैसला होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स भी हैं ताकि मामला आगे बढ़ ही ना सके। देखें, जो दरखास्त साबिक सिंध हाईकोर्ट के साबिक जस्टिस शफकत शाह मासूमी ने शाहरुख जतोई की तरफ से फाइल की है सिंध हाईकोर्ट में, अभी तक उसकी पहली इब्तदाई हेयरिंग जो है वो भी नहीं हो सकी। आज जब हमने उनसे पूछा कि आपने जो दरखास्त पिटीशन यहाँ फाइल की थी उसका क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि उसका अभी नंबर लगा है, उसकी समाअत नोटिस नहीं हुए। इसी तरह की दरखास्तें पहले ट्रायल कोर्ट में भी शाहरुख जतोई की तरफ से फाइल की गई, लेकिन वहाँ से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। वो कोशिश सिर्फ इनकी यही हो रही जितना तूल दिया जा सके वो किया जाए। इसके अलावा जो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का ताल्लुक है, वो उनके और ट्रायल कोर्ट का भी कोशिश है कि मुकदमा जल्द से जल्द अपने अंजाम को पहुंचे और सजा या जजा जो है वो वक्त पर हो जाए। लेकिन दोनों तरफ से कोई संजीदगी नजर नहीं आती, ना पुलिस की तरफ से, इस्तगासा की तरफ से, और ना ही मुल्जमान तो चाहते हैं कि केस का अगर फैसला हो भी तो उनके हक में हो जाए और जितना डिले टैक्टिक्स यूज किया जाए ताकि इसको डिले करने की वाज़ेह कोशिश की जा रही है और संजीदगी नजर नहीं आ रही सिवाय सुप्रीम कोर्ट के किसी और की तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत राना बाबर सलीम, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है, उस अहम केस पर, टेस्ट केस पर हमसे बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। म्यांमार में मुसलमानों के कत्लेआम पर साबिक अमरीकी सदर तो बोल पड़े, लेकिन आलम इस्लाम गहरी नींद सो रहा है। म्यांमार में मुसलमानों पर जो कहर टूटा और टूट रहा है, उनकी इज्जतें जिस तरह पामाल की जा रही हैं, उनके टूटे फूटे कच्चे घरों को जलाया जा रहा है, खवातीन, बच्चों और मर्दों को जिस तरह खून में नहलाया जा रहा है, इस दरिंदगी, वहशत और बर्बरियत पर साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर सदाए एहतजाज बुलंद करने पर मजबूर हो गए। खबर यह है कि म्यांमार के दौरे पर आए जिमी कार्टर ने खबरदार किया कि अगर म्यांमार हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का सिलसिला ना रोका तो म्यांमार में सियासी इस्लाहात को शदीद खतरात लाहक हो जाएंगे। रंगून में खिताब करते हुए उन्होंने कहा, बुद्ध इंतहा पसंदों के हाथों मुसलमानों के कत्लेआम पर उन्हें सख्त तशवीश है। उनके ये कहने से म्यांमार के मुसलमानों के दुखों का मदावा तो नहीं होगा, मगर ये उन बेबसों के लिए ताज़ा हवा का झोंका जरूर है। लेकिन बेबस और मुसीबत के मारे ये जरूर सोचते होंगे कि वो उम्मत मुस्लिमा कहाँ है, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले कहाँ सोए पड़े हैं, जिन्हें इस्लाम ने उनका भाई करार दिया है। इन सवालों का जवाब शायद किसी के पास नहीं, क्योंकि आम मुसलमान उनकी जली कटी लाशें, जलते घर और बेबसी देखकर सिर्फ दिल ही दिल में कुड़ सकता है। म्यांमार के इन मुसलमानों को कौन बताए कि वो मुसलमान हाकिम जिनके खजानों में तेल की बहार है, ये सिर्फ औरत के हुस्न पर फरिश्ता और ऐशो इशरत के मैदानों के शाह सवार हैं। उनकी महफिलों की रौनक रक्स और सुरूर है। उनका जमीर उस वक्त भी नहीं जागा जब पिछले साल सैकड़ों मुसलमानों को शहीद किया गया, औरतों की इज्जतें पामाल की गईं। इस बरस होने वाले कत्लेआम पर भी उन्हें कोई दुख, रंज और मलाल नहीं। म्यांमार के मुसलमान ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि क्या आलम इस्लाम का कोई वजूद भी है या ये सिर्फ किताबी बातें हैं। इस पर बात होगी दानिश्वर तज्जियाकार औरिया मकबूल जान साहब से। औरिया साहब, जिमी कार्टर साबिक अमरीकी सदर तो पहुंच गए वहां पर, कोई मुसलमान हुक्मरान क्यों नहीं जाता? असल में मुसलमान हुक्मरान जो हैं उनका मामला ये है कि वो खालिसतन इस वक्त गैर नुमाइंदा हुकूमतें हैं पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर। मुझे समझ नहीं आती कि चलो अरब तो तेल के चक्करों में और अरब तो गैर नुमाइंदा हैं, ये मिस्र की हुकूमत ये तो अभी नुमाइंदा के तौर पे आई है, टर्की की हुकूमत ने खैर पहले उनको थोड़ा गए थे लेकिन अब फिर खामोश हैं, ये मराकश की हुकूमत, ये ट्यूनिस की हुकूमत, ये लीबिया की हुकूमत, ये हुकूमतें तो ऐसे, ईरान की हुकूमत,
मतलब सारा यह है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो इस तरह अपने मामलात के अंदर उलझ गई हुई है और अपने हिस्सों में तकसीम हो चुकी हुई है कि उन्हें ना किसी के मरने का एहसास होता है। इंसानियत के नाम पर कुरान बुनियादी तौर पर यह कहता है कि करियत जालिम का लफ्ज का इस्तेमाल करता है कि तुम लोगों की मदद क्यों नहीं करते हो, कि जो इस बात को पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई मददगार भेज अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला आपको मददगार बनाना चाहता है उन लोगों का जो जुल्म का शिकार हैं। लेकिन हम तो इंसानियत तो दूर की बात, हम मुसलमान के नाम से भी किसी की मदद करने को तैयार नहीं। ये बताएं, 40 से ज्यादा लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, हजारों बेघर हो गए हैं, अकलियत में है मुसलमान, वहां पर कहां जाएंगे बेबस लोग? सबसे पहली बात तो यह है कि वहां पर जो वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसके अंदर मुसलमानों को नेशनैलिटी नहीं दी जाती। मुसलमान वहां 3-3 नस्लों से 4-4 नस्लों से रह रहे हैं, अंग्रेज के जमाने से जहां आकर आबाद हुए हैं, उसके बावजूद यानी वो वाहिद कौम और ये बुद्धिस्ट की कौम है जिनको दुनिया बड़ी अमन का पैगंबर का कहती है, वहां पर उनको कोई कौमियत का हक नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि एक आदमी एक बच्चे का बुनियादी हक है, चार्टर ह्यूमन राइट्स निकाल दीजिए कि वो अपना नाम उसको दिया जाए, उसको डोमिसाइल दिया जाए और उसको नेशनलिटी दी जाए। लेकिन जहां पैदा होने वाला बच्चा जो है वो नाम तो शायद मुसलमानों का रख लेता है, लेकिन ना उसको नेशनलिटी दी जाती है और ना उसको ये हक दिया जाता है कि वो वहां का शहरी है। कहीं हुकूक नहीं। अच्छा, ये सिर्फ म्यांमार में नहीं है, जहां जहां मुसलमान अकलियत में है, हम अगर फलस्तीन की बात करें, कश्मीर का रोना रोएं, गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम होता है और जिस पर यह इल्जाम आता है नरेंद्र मोदी, वो तो अब बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर बन रहा है, वजीर आजम भारत का बनने की उसकी बातें हो रही हैं, मुसलमानों के साथ ये जुल्म क्यों? देखें आज हम तालिबान की बात करते हैं कि जनाब फंडामेंटलिस्ट जो है वो आना चाहते हैं, जब फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट नहीं आने देगी। हिंदुस्तान वो वाहिद जमहूरियत है जिसके अंदर उनका मौलवी यानी उनका पंडित यानी उनका रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट जो है 12 साल तक बीजेपी जो है एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट वहां पर हुकूमत करती है। और अब उस फंडामेंटलिस्ट में जो सबसे ज्यादा जालिम आदमी है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की उनकी रूलिंग मौजूद है, जिनके बारे में पूरी दुनिया समझती है वो कातिल है, जिसके बारे में समझते हैं कि वो बुनियादी तौर पर एक हिंदुत्वा का ख्वाब देखता है, उस शख्स को वो हुकूमत बनाने लगते हैं। ये जमहूरियत के अजीबो गरीब मामलात हैं। ये जमहूरियत जिसको सूट करती है उसी के हक में लेके जाते हैं। किसी और जमहूरियत के बारे में कहा जाता है कि जमहूरियत अक्सरियत की आमरियत होती है, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी अक्सरियत की आमरियत होती है। इसलिए ये अलमिया है। मुझे बताएं, वो लोग जो ऊंटनी को पानी पिलाने पर लड़ते थे वो तो बदल गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बाद उनमें तो तब्दीली आ गई थी। एक भाई शहीद हो जाता है, 3 शहीद हो जाते हैं कि उसको पहले पानी पिलाओ, उसको पहले पानी पिलाओ। अब ये चीज हमें खत्म क्यों हुई है? अगर ये खत्म हो गई है तो इसके असरात क्या होंगे हम पर? देखिए, मसला सारा यह है कि एक उम्मत, मैं आपको बताऊं, आप कॉमन मैन से मिलने उसका मुसलमानों की बात करें, कॉमन मैन की आंख में आंसू भी आ जाते हैं, कॉमन मैन परेशान भी हो जाता है। मुसलमानों की लीडरशिप जो है, कुरान के अंदर जहां कहीं भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मला का मतलब होता है लीडर। कुरान ने हमेशा ये नहीं कहा कि यहूदियों से दिल ताल्लुकात तोड़ो, कहा मला उनके ये कहते हैं। आप अंदाजा करें, कुरान के अंदर एक आयत है कि जब यूनुस की कौम पे हमने अजाब डाला तो उसके 9 लोग ऐसे थे, सिर्फ 9 लोग, जिनकी वजह से पूरी उम्मत पर अजाब आया था और उस 9 लोगों के खिलाफ लोग खड़े नहीं होते थे। हमारे मुल्क में भी 9 ही लोग ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ अगर लोग खड़े हो जाएं तो ये उम्मत ठीक हो सकती है। सही, हमारे हुक्मरानों को जगाने की जरूरत है, लेकिन लगता है कि उनके ज़मीर ही सो रहे हैं और कोई आवाज भी नई सी बुलंद नहीं हो रही। और ये सब आप क्या देखते हैं कि ये इसी तरह से म्यांमार का सिलसिला जारी रहेगा या कहीं से आवाज उठेगी OIC से और ये सिलसिला बंद होगा? क्योंकि अमेरिका तक तो ये खबरें पहुंच गई हैं, शायद मुसलमान भी जागे। देखें, जो सबसे करीब तरीन मुल्क है इसका वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश में एक ऐसी हुकूमत है जो कि सेकुलर हुकूमत है और हालांकि वहाँ शहरी मुसलमान है। वहां से म्यांमार के लोग जब बांग्लादेश आना चाहते हैं तो ये लोग उन पे फायर करते हैं और उनको मारते हैं। बांग्लादेश में इस वक्त जो सूरत हाल है, बांग्लादेश में इस वक्त जो अपराइजिंग हो रही है, बांग्लादेश में जो लोग इस वक्त उठ खड़े हुए हैं हसीना वाजिद की मूवमेंट के खिलाफ, मुझे लगता यह है कि ये म्यांमार के मुसलमानों का खून बांग्लादेश में यानी हमें हाल ये नजर आ रहा है कि मुस्लिम उम्मा जो है उसका हकीकी वजूद होगा, इनके हुक्मरान खड़े होंगे तो तभी मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत जो है ये खत्म हो सकती है, वरना ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। और यह मकबूल जान से हमारे साथ उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी दुआओं में अपने तमाम मुसलमान भाइयों को याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।